और अच्छी तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा। नहीं तो पहले बाप कहता था, बेटा मुझे अगर इस तरह की बीमारी निकली है तो तुम मुझे घर ले लो और मेरी मृत्यु का इंतज़ार करो, वो अपने सारे बच्चों का जीवन व्यर्थ मत करो। अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। ये संवेदनशील सरकार का कृत्य है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के गरीबों को इस प्रकार की सौगात दी है। देश में 8 करोड़ से ऊपर परिवारों में शौचालय बनवाने का काम स्वच्छता के माध्यम से, स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। स्वच्छता, गंदगी बीमारी की जड़ है और बीमारी में जो पैसा खर्च होता है गरीब की हालत बिगड़ती है। तो गरीब के संसाधन बचे, बीमारी से बचे और स्वच्छ रहे, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ वातावरण, तो वो भारत के लिए अपना योगदान दे सकता है। ऐसे स्वच्छता के कार्यक्रम को सारी दुनिया ने सराहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी ने चालू किया। देश में 18 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा देने का काम इस सरकार ने किया। देश में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाकर जो बूढ़ी माई बहन अपने घर में धुएं के साथ जीने के लिए मजबूर थी, उनके घर में बूढ़ा बाप खांसते खांसते परेशान रहता था, उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम इस हमारी केंद्र सरकार ने किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद 2014 तक कुल मिलाकर 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे और 2014 से अब तक 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जो 4.5 साल, पौने 5 साल का काम और बाकी 70 साल का काम आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार हुआ है। देश के लोगों के जीवन में, जीवन स्तर पर कैसे सुधार हो सकता है, इस बात के लिए सदैव संकल्पित ये सरकार रही है। एक और लोगों ने अभी एक नारा चलाया है, मोदी हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं गंदगी हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं बीमारी हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं जातिवाद हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं तुष्टीकरण हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, हम कहते हैं बेरोजगारी हटाओ। उनका नारा, जिस गठबंधन की बात की जाती है, ऐसे गठबंधन जिसका ना तो नेता तय है, ना तो नीति तय है, ना नियत कुछ पता है, तो उनकी नियति कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। आज देश की जनता इस बात से आश्वस्त है कि इस बार फिर मोदी सरकार पहले के ज़्यादा बहुमत से एनडीए के साथ मोदी सरकार बनने वाली है। इस प्रकार की योजनाएं देश में, जिस प्रकार से योजनाएं चली हैं, उसका लाभ मिलने वाला है। एक तरफ ये गठबंधन के लोग मिलकर मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो अब लोकसभा चुनाव लड़ा जाने वाला है, हम चाहते हैं मजबूत सरकार हो। देश की मजबूत सरकार, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें चाहिए मजबूत सरकार, उनको भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए मजबूत सरकार। 2G जैसे घोटाले ना हो, इसलिए हम चाहते हैं मजबूत सरकार। वो चाहते हैं, हम चाहते हैं डिजिटल इंडिया देश में लागू हो, देश के गरीब और गांव डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने जीवन में और कनेक्टिविटी के साथ दुनिया से जुड़ सकें। हम ये चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं मजबूर सरकार के इसमें वो घोटाले कर सकें जैसे उन्होंने पहले किए हैं। हम चाहते हैं देश का भारत समृद्ध हो, भारत सशक्त हो। वो चाहते हैं उनका परिवार सशक्त हो, परिवार बढ़े, परिवार के पास ताकत आए। हमने मजबूत सरकार देने का तय किया है। हम चाहते हैं किसान की आय दूनी हो। वो चाहते हैं कैसे किसान के कर्ज माफ़ी के नाम पर घोटाले किए जा सकें जिन्होंने अब तक किए हैं। हम चाहते हैं लोगों को यूरिया और खाद ठीक प्रकार से मिले। उन्होंने यूरिया के घोटाले की, उनको चाहिए, इसलिए वो मजबूर सरकार चाहते हैं। वो अंतरिक्ष में भी घोटाला करते हैं, वो पाताल में भी घोटाला करते हैं। ये सारे देश ने देखा है। करीब करीब 12 लाख करोड़ के घोटाले उनके कार्यकाल में हुए। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और उसके साथ इस प्रकार के लोगों का गठबंधन जो हो रहा है, वो गठबंधन टिकने वाला गठबंधन नहीं है। जनता की समझ में आ रहा है कि इस गठबंधन के कोई मायने नहीं हैं। जो कांग्रेस की नीति के खिलाफ,
कांग्रेस की संस्कृति के खिलाफ जो दल बने, अब वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाएं तो क्या अभिप्राय निकलता है। अर्थात सब लोग घबराए हुए हैं, और घबराए तब हैं उनको लगता है कि जनता फिर एक बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर भेजने वाली है, तो उनको बचाओ बचाओ की राजनीति के तहत वो लोग डर के कारण से, भय के कारण से और अपने स्वार्थ के कारण से इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको जनता भली बात समझती है। इसको जनता सफल नहीं होने देने वाली। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत पर और अंत्योदय के माध्यम से देश में सत्ता चलाना चाहते हैं। इस प्रकार के गठबंधनों का हस्र, अभी जो गठबंधन हुआ तेलंगाना में, सब ने देखा है कि कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन का क्या हस्र हुआ, किस प्रकार से ये गठबंधन को जनता ने सिरे से नकार दिया, धूल चटा दिए। ऐसे ही कर्नाटक की सरकार जिस प्रकार से चल रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है मैं तो क्लर्क बन गया हूँ, और वो कहता है ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। तो गठबंधन का क्या हस्र हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने अब तक जो सरकार दी है वो घोटाले घपलों की सरकार दी। हमने पारदर्शिता के साथ, देश के संवेदनशीलता के साथ और अंत्योदय को अपनाकर ये सरकार दी है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है। वो इस प्रकार की सरकार चाहते थे कि रक्षा सौदों में बिचौलिए बने रहें, और उन्होंने बिचौलियों के माध्यम से कमीशन खाने का काम किया। क्वात्रोची के बारे में हम सब जानते हैं कि कौन था क्वात्रोची, बोफोर्स में कैसे कमीशन खाया और कैसे उसके खाते, यहाँ से पैसा निकलवाया गया, खाते मिटाए गए और उसको वापस भेजा गया सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार ने। अभी आपको जानकारी है ही कि अभी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में मिशेल को ये सरकार ला पाई है। मिशेल को लाकर अब मिशेल वो राज उगल रहा है कि खाली उसका मामला हेलीकॉप्टर के घोटाले से ही संबंधित नहीं था, बल्कि कांग्रेस के नेताओं से उस प्रकार के संबंध थे। वो बात धीरे धीरे करके सामने खुलासा हो रही है। इस प्रकार की भ्रष्टाचारी कांग्रेस, जिसके राज्य में एक कांग्रेस प्रोसेस होती थी और हमने कॉमन प्रोसेस का, टेंडर्स के मामले हो, सौदों के मामले हो, हमने कॉमन प्रोसेस को अपनाया, उन्होंने कांग्रेस प्रोसेस को अपनाया, जिसमें कमीशन एक आवश्यक शर्त होती थी। हमने सत्ता के गलियारे से दलालों को बाहर करने का बीड़ा ठाना था, और अब कोई दलाल सत्ता के गलियारे में दिखाई नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार की योजना में, किसी प्रकार के टेंडर में, किसी प्रकार के समझौते में ये बड़ी एक सफलता हासिल की है। और अब ये तय है, सबको डर लग गया है कि एक चौकीदार ऐसा बैठ गया है जो इनको भ्रष्टाचार नहीं करने देगा, तभी ये डर कर सब लोग एकत्रित होने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने का काम चौकीदार ने तय कर लिया है, इसलिए ये भागे भागे फिर रहे हैं। अब जो कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी और उनकी मां जो स्वयं बेल पर हैं, सारे देश को जानने की जरूरत है कि वो बेल पर हैं और किस मामले में बेल पर हैं। तो 600 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के गबन के मामले में वो बेल पर हैं। जिस एजेएल और नेशनल हेराल्ड की सारी कंपनी को हड़पना और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में लेना, इस तरह का कुत्सित प्रयास जिन्होंने किया, हाई कोर्ट ने वो संपत्ति खाली कराने के ऑर्डर कर दिए हैं, वो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। अब मिशेल मामा तो दे ही रहे हैं जानकारी, देश के कोर्ट्स उनको उनकी हड़पी हुई जमीनें खाली कराने की बात कह रहे हैं। इस प्रकार की कांग्रेस को हमने बेनकाब किया है, और यही वजह है कि ये घबराकर, जिनसे इनकी बनती नहीं थी, देखना पसंद नहीं करते थे, उनके जाके शरण में अब नतमस्तक हो रहे हैं। इतना ही नहीं तो भारत हमारे आर्थिक जगत में सामान्य छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए सरकार ने जीएसटी में 75 लाख तक के कोई जीएसटी ना हो, इसकी प्रस्ताव रखा था। लेकिन कांग्रेस के और टीएमसी के वित्त मंत्रियों ने इसको सफल नहीं होने दिया, क्योंकि जीएसटी में
ये नियम है कि सब लोग जिस बात पर तय होगी वही भी बात मानी जाएगी। तो इन्होंने नहीं होने दिया तो भी सरकार ने आग्रह पूर्वक कर 40 लाख तक के जीएसटी किसी पर नहीं लगेगा। वो टर्नओवर जो 20 लाख था उसको 40 लाख किया है। 1 करोड़ तक के स्कीम को कंपोजिट स्कीम में 1% टैक्स के लिए जीएसटी में सुधार करके किया है। जीएसटी में जो हर महीने का रिटर्न होता था वो 3 महीने का रिटर्न 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर किया है। भारत में लोगों का जीवन सुगम हो, ईमानदारी से हो, इसी के कारण से हम कह सकते हैं कि जीएसटी में जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। अब देश और आगे आने वाली जनरेशन ईमानदारी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हैं। इस बात के लिए मोदी जी के साथ खड़ी हैं। हमने देश भर में चाहे गरीब किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, इसी के लिए हमारी सरकार ने संविधान में 124वां संशोधन करके 10% आरक्षण जो सवर्ण गरीब हैं, गरीब किसी भी जाति का हो, गरीब को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार ने 124वां संशोधन करके 10% आरक्षण, पहले से जो आरक्षण है उसको छेड़े बगैर, उसको प्रभावित किए बगैर एडिशनल 10% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिससे गरीबों के मन में किसी भी प्रकार की कुंठा ना आए और देश के प्रगति में वो सामने आए। कांग्रेस ने इस देश की सब संवैधानिक संस्थाओं को समय समय पर नकारने का काम किया है। कुछ सरकारें हैं जो सीबीआई को नहीं मानेंगी। देश फेडरल स्ट्रक्चर में ये बात कैसे कह सकते हैं? आंध्र प्रदेश की सरकार ने कह दिया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कह दिया, या छत्तीसगढ़ की सरकार ने कह दिया हम सीबीआई नहीं मानेंगे। इस तरह से देश नहीं चलता। ये संवैधानिक संस्थाओं को, इनको किस बात का डर है? अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है, साफ है, तो सामने डंके की चोट पर सामने आए। सीबीआई को नहीं मानेंगे, इसका मतलब है इनकी दाल में कुछ काला है, इनकी दाढ़ी में तिनका है। और इस बात को समझ लेनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से अपने आप को उजागर होने से बचना चाहते हैं। अभी एक बार बस 2 मिनट में मैं अपनी पूरी बात कह देता हूं, फिर आप सवाल लीजिएगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नकारा, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट कह के महाअभियोग के लिए सुप्रीम कोर्ट को नकारने का काम किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को नकारा, इन्होंने संविधान को नकारा। अर्थात सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ये नकारते हैं और हम इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करते हैं और इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक अंतिम बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ भी ये देश की सुरक्षा के साथ भी ये लोग समझौता करते हैं। तभी तो राफेल पर इन्होंने देरी करी। देश की सुरक्षा के लिए राफेल जरूरी था, इन्होंने लटकाए रखा, कोई जवाब नहीं दिया 6 से 14 तक। ये 8 में जब तय हो गया तो 6 साल ये क्या कर रहे थे, क्यों समझौता नहीं हो पाया? देश की सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक का ये सबूत मांगते हैं। हमारे सेना के रणबांकुरों ने जो कारनामा करके दिखाया उसको सबूत मांगते हैं। अर्थात देश की सुरक्षा, देश की सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं लोग। हमने आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद पर लगाम लगाई है और 218% से ज़्यादा आतंकवादियों को इतने कार्यकाल में ख़त्म किया है। पहली बार देश में इतनी बड़ी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस प्रकार की सरकार हमने देश को दी है और देश के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेता, निर्णायक नेता, पारदर्शी नेता, ईमानदार नेता चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पहले से अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक मुद्दा राम मंदिर का आता है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध है। उसी स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से बनना चाहिए। और कांग्रेस के लोग जो आज सवाल पूछते हैं वो ना तो राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं, और राम मंदिर का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो उसको रोकने के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि 2019 के बाद बनाइए। इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग, जो जनता में विश्वास है, उसको नकारने का काम करते हैं। और अंतिम बात, अभी आपने सबने देखा होगा किस प्रकार से
देश के लोकतंत्र के ऊपर धब्बा लगाने वाले सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वकील, मुझे लगता नहीं कि आप वो उनको इंटेलेक्चुअल लेवल उनका क्या रह गया है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं जो देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात करते हैं। दुनिया भारत के लोकतंत्र को देखकर अचंभित है, दुनिया भारत के लोकतंत्र को स्टडी करने आती है। इतने बड़े देश को कैसे लोकतंत्र के साथ वोटिंग देकर किया जाता है। और इस ईवीएम की तथाकथित मनगढ़ंत कहानी हैकिंग की, उसमें कपिल सिब्बल रहते हैं और बाद में सफाई क्या देते हैं, कहते हैं कि किसी ने आरोप लगाए तो जांच तो करी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट करे। इतनी मूर्खतापूर्ण बात करना, ऐसे व्यक्ति से कोई भी कोई आरोप लगा दे और सुप्रीम कोर्ट जांच करने खड़ा हो जाए, किस प्रकार का स्तर हो गया कपिल सिब्बल का। और कहते हैं कि इस प्रकार की जांच करके पता लग जाएगा। तो मैं कहता हूं कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राफेल में कोई गड़बड़ नहीं है। तीनों मुद्दों पर स्पष्ट किया, ना तो प्राइसिंग पे, ना तो पार्टनर पर, ना प्रोसेस पर। जब उन्होंने स्पष्ट किया, फिर भी राहुल गांधी अगर इस पर आरोप लगाते हैं तो